हेलो दोस्तों। तो अब ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सेशन सेकंड है। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि प्लेगरिज्म क्या चीज होती है और कॉपीराइट्स की गाइडलाइन क्या होती है। तो अपन शुरू करते हैं। हम अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्लेगरिज्म क्या चीज है। आपको अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी और का कंटेंट कॉपी किया और यूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए या पब्लिक यूज के लिए। ठीक है, बट वो जो कंटेंट आपने उठाया है ना, वो आपका खुद का नहीं है। मतलब उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है, वो किसी और के पास है ओनरशिप उस कंटेंट की। बट आपने उसके कंटेंट को यूज किया है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने कंटेंट को चोरी किया है अगर आपने उससे परमिशन नहीं ली है तो। और इसी कंटेंट को कहते हैं प्लेगराइज्ड कंटेंट। अब आपको कंटेंट को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए बिना सामने वाले की परमिशन के। कॉपीइंग समवन्स कंटेंट एंड यूजिंग इट ऑन इंटरनेट बाय शोइंग अंडर योर ओनरशिप कम्स अंडर साइबर क्राइम। मतलब अगर आपने किसी का कंटेंट कॉपी किया है और इंटरनेट पे यूज किया है बिना उसकी परमिशन के, तो ये एक साइबर क्राइम का पार्ट है। कॉपीड कंटेंट यूनिक नहीं होता है। इस वजह से गूगल क्या करता है कि जब देखता है कि डुप्लीकेट कंटेंट किसी और वेबसाइट ने डाला है, तो वो आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकता है या फिर डी इंडेक्स कर सकता है अपने सर्चेज में से। अभी काफी बार क्या होता है ना कि आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भैया आपने सेशन फर्स्ट के अंदर भी थ्योरी ली, सेशन सेकंड में भी थ्योरी ले रहे हो, आगे भी थ्योरी चलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले सेशन में हमने बेसिक समझा, सेकंड सेशन में प्लेगरिज्म और कॉपीराइट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको डायरेक्ट फेसबुक या यूट्यूब समझाऊंगा तो क्या होगा कि आप फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर दोगे और एंड एट द एंड आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना, साइबर क्राइम की वजह से आप माइट भी चार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी लग जाएगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये दो सेशन अपने मेनली इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर थ्योरेटिकल रहते हैं। इसके बाद अपन प्रैक्टिकल चीजों पे काम करेंगे। तो ये सेशन आपको और झेलना पड़ेगा। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, आपको कंटेंट कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी बार क्या होता है ना कि जैसे आपने यूट्यूब यूज कर रहे हो या फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आपने दूसरे का कंटेंट कॉपी किया और अपने नाम से उसको पब्लिश किया, तो क्या सोशल मीडिया वेबसाइट क्या करेगी? आपके अकाउंट को बैन कर देगी। सीधी सी कहानी है। अब प्लेगरिज्म की पनिशमेंट क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पाए जाते हो किसी का कंटेंट कॉपी करते हुए, ठीक है ना, बिना उसकी परमिशन के, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के अंदर आता है, साइबर लॉज के अंदर। और इसका जो फाइन रहता है ना, वो $100 से लेकर के $50,000 तक रहता है, प्लस 1 साल की जेल। तो आपको इंटरनेट पे काम करते वक्त एकदम सावधानी पूर्वक काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपी कर लिया कहीं से, किसी वेबसाइट से मटेरियल उठाया और आपने इमेज के अंदर यूज कर लिया या वेबसाइट के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, मैं काफी सारे केसेस बताऊंगा कि मतलब वो केसेस आपको नहीं करने हैं। क्या होता है कि काफी बार स्टूडेंट स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कहता है कि सर वेबसाइट पे मैंने कंटेंट देखा, एक आर्टिकल देखा और मैंने सोचा कि उसका मैं वीडियो बना लेता हूं, तो मैंने उसी आर्टिकल को पढ़ करके सुना दिया। तो वो ये सोचता है कि माइट भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट में आप जितना भी बोल रहे हो, वो आर्टिकल एज इट इज उस ट्रांसक्रिप्ट में रहता है और आप वापस अगेन पकड़े जा सकते हो। ऐसा नहीं करना है। आप इमेज में भी अगर उस आर्टिकल के कंटेंट को एडिट करके लिखते हो, तब भी आप पकड़े जा सकते हो। तो आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना है। किसी का लोगो उठा लिया, नहीं नहीं। और गूगल से तो इमेज उठानी ही नहीं है। ठीक है, गूगल से आप जो इमेजेस उठाते हो वो डायरेक्टली कॉपीराइट होते हैं उन इमेजेस के। और आप सोचते हो कि अपन यूज कर सकते हैं, माइट भी आप पहले यूज करते आए हो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे, बट आगे से नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ अपन इस चीज का ब्रीफ ले लेंगे अभी।
तो ये चीज क्लियर है कि प्लेगरिज्म का या कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट का जो फाइन रहता है वो $100 से $50,000 रहता है और 1 साल की जेल रहती है। सीधी सी कहानी है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आपको प्लेगरिज्म को एकदम भी सपोर्ट नहीं करना है, खुद का कंटेंट बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि माइट भी मैं अगर कंटेंट कॉपी करता हूं तो कैसे पकड़ा जाऊंगा। तो आप ये मत भूलो कि अभी जो एरा चल रहा है वो डिजिटल एरा है, ठीक है। तो ऑनलाइन या इंटरनेट पे ट्रैकिंग ऑन और जो मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब वो जो होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। लाइक आपने कहीं से मान लेते हैं कि कोई वेबसाइट से कंटेंट उठाया और पेपर पे उसको लिख करके आप किसी को दोगे तो माइट भी चांसेस है आप पकड़े नहीं जाओगे, ठीक है ना, एक सर्टेन लेवल तक। अगर सामने वाला होशियार है तो आप वापस अगेन ऑफलाइन मोड में भी पकड़े जा सकते हो। बट इंटरनेट के अंदर तो 90 से 95% चांसेस है कि आप तुरंत पकड़े जाओगे। रेस्ट 5% में आप आज नहीं पकड़े जा रहे बट 10 दिन बाद में पकड़े जा सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर्स यूज करती है ताकि उनका कंटेंट चोरी होने से बच सके। और वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया उस वेबसाइट का कंटेंट कॉपी होकर के कहाँ पेस्ट हुआ है, ठीक है। और अगेन फिर वो कंपनी आपको कांटेक्ट कर सकती है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं पैराफ्रेजिंग का। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहते हैं कि अविनाश सर ने कहा कि भैया कंटेंट कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं अगर किसी को जूनागढ़ फोर्ट के बारे में लिखना था तो इंटरनेट पे वो गया, जूनागढ़ फोर्ट से रिलेटेड उसने आर्टिकल उठाया और उसने कहा कि भैया इसको कॉपी नहीं करना है। अविनाश सर ने कहा था तो मैं एक काम करता हूँ इसकी पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि वो कंटेंट को कॉपी पेस्ट तो करता है बट बीच में से कुछ वर्ड्स चेंज कर देता है, उन वर्ड्स के पर्यायवाची लिख देता है ताकि उसको लगता है कि वो सेफ है। अब ये मान लो कि ये वही तरीका है कि आप मतलब चोरी कर रहे हो बट नकाब पहन करके चोरी कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पकड़े नहीं जाओगे, अगेन आप पकड़े जाओगे। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जैसे पैराफ्रेजिंग का एक एग्जांपल बताता हूँ। और ओरिजिनल कंटेंट आपको ऊपर दिख रहा है, पैराफ्रेजिंग के अंदर कुछ नहीं, बस 4 वर्ड्स चेंज किए गए हैं बीच में ताकि वो जो स्मार्ट इंसान है वो सोच रहा है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। बट अगेन देखो अब इसमें कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो अदर रिमेनिंग वर्ड्स है जो ब्लैक कलर के अंदर पैराफ्रेजिंग के अंदर है अभी भी उन पोजीशनिंग है वो सेम है जैसी पहले वाले पैराग्राफ के अंदर थी। जितने भी अदर वर्ड्स है सेकंड पैरा में वो उसका और फर्स्ट पैराग्राफ की जो वर्ड्स है उनकी पोजीशन आज भी सेम है। तो अगेन पैराफ्रेजिंग भी प्लेगरिज्म के अंदर आता है और ये भी साइबर ऑफेंस है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, पैराफ्रेजिंग भी नहीं करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, अगर आपके माइंड में कंटेंट नहीं आ रहा तो आप आर्टिकल पढ़ो और फिर अपने खुद के वर्ड्स में लिखो। अगर मैं पैराफ्रेजिंग करता हूं तो क्या ये अलाउड है? अगेन वही चीज बोलूंगा कि ये साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को खुद से अपना कंटेंट लिखना है। वो ये सोचते हैं कि प्लेगरिज्म चेकर से वो बच जाएंगे बट इसका आंसर नहीं है। तो paraphrasing can also be identified by plagiarism checker, so you should avoid it, else your smartness can put you in the trouble. अब कॉपीराइट गाइडलाइंस क्या होती है? कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है जब आप कोई कंटेंट के अंदर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक राइटिंग हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया और ऑडियो हो गया। अगर आप इमेज, वीडियो, ऑडियो, राइटिंग अगर किसी और का यूज करते हो बिना उसकी परमिशन के और आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो पर्टिकुलर कंटेंट यूज किया है बिना उसके परमिशन लिए, तो क्या होगा, वो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। कैसे आएगा? वो कंटेंट आपका नहीं था, वो किसी और का था। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है ना, वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। तो वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपने किसी और का कंटेंट यूज किया है, तो वो पोस्ट को रिमूव कर देगी और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगी या फिर आपका अकाउंट बैन कर देगी परमानेंटली। तो ये साइबर क्राइम ऑफेंस है, आपको ये नहीं करना है। अगेन अभी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के अपन एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने कोई इमेज गूगल से डाउनलोड की और अपने
सोशल मीडिया अकाउंट्स या वेबसाइट्स पे यूज की तो वो कॉपीराइट आ सकता है उस पे। सेकंड, आपने कोई वीडियो शेयरिंग वेबसाइट जैसे यूट्यूब या कोई अदर वेबसाइट है, तो उस यूट्यूब से आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया और उसको अपने सोशल मीडिया पे एज इट इज पोस्ट कर दिया, तो अगेन कॉपीराइट आ जाएगा। अभी इसके अंदर क्या होता है ना कि लोग बहुत होशियार बनते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे पैराफ्रेजिंग था आर्टिकल राइटिंग में, वैसे वीडियो के अंदर क्या करते हैं ना कि एक दो वीडियो डाउनलोड किए, एक वीडियो का वीडियो यूज किया और सेकंड वाले का ऑडियो यूज किया, दोनों को मर्ज करके एक नया तीसरा वीडियो बनाया और उसको इंटरनेट पे चढ़ा दिया। तो इस बार क्या होंगे, दो कॉपीराइट एक साथ आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। और ज्यादा जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भैया तीन वीडियो उन्होंने डाउनलोड किए और एक नया वीडियो बना दिया। कैसे नया वीडियो बनाया? नए वाले वीडियो के अंदर फर्स्ट वाले का पहला मिनट यूज कर लिया, सेकंड वाले का अगेन पहला मिनट यूज कर लिया और थर्ड वाले का भी अगेन पहला मिनट यूज कर लिया। तो अभी तीन वीडियो को उन्होंने कट कट करके एक एक मिनट और एक नया वीडियो बना दिया, फोर्थ वीडियो, जो कि कंप्लीट 3 मिनट्स का है और कटिंग्स है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो की। तो अगेन वो तीनों कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाएंगे उस पे। अभी आप किसी का लोगो भी यूज नहीं कर सकते हो। कोई कंपनी का आपने लोगो वगैरह यूज कर लिया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो वो गलत चीज है। अगेन अगेन साइबर क्राइम है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्मार्टर पीपल क्या करते हैं, दो वीडियो को मिक्स करके और एक नया वीडियो बना देते हैं, या फिर तीन वीडियो को मिक्स करके एक नया वीडियो बना देते हैं और तीन कॉपीराइट स्ट्राइक लेकर के बैठ जाते हैं। तो सिर्फ स्ट्राइक नहीं मिलती है, काफी बार क्या होता है ना, सामने वाली कंपनी हाथ धो के पीछे पड़ जाती है और साइबर क्रिमिनल केस कर देती है, कभी फाइन देना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अभी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को लेकर के काफी क्वेश्चन भी रहते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि काफी बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैंने देखा है मेरे साथ वाला या फिर मेरे फेसबुक फ्रेंड जो है वो वीडियो अपलोड कर देते हैं मूवी का फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वो क्यों नहीं बैन हो रहे, उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर दिन रविवार नहीं होता है, ठीक है। काफी बार क्या होता है ना कि वेबसाइट की एल्गोरिदम तुरंत पकड़ लेती है और काफी बार थोड़ा लेट से पकड़ती है, बट पकड़ती जरूर है। और जैसे ही वो पकड़ती है तो वो क्या कर देती है, कॉपीराइट का स्ट्राइक भेज देती है या फिर पिनलाइज कर देती है सामने वाले अकाउंट होल्डर को, या फिर उसका अकाउंट बैन कर देती है। अब देखो, आपका दोस्त कभी भी आपको जो मतलब उसके साथ में गलत हुआ होता है ना वो बताता नहीं है, वो शेयर नहीं करता कि उसने ये गलती की थी इस वजह से उसके कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। कोई अपने आप को बदनाम करना नहीं चाहता, बट हालांकि लोगों के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कदम मत उठाना, अदरवाइज फिर अगेन स्ट्राइक आ जाएगा, अकाउंट बैन हो जाएगा, मतलब नहीं है इसमें। अभी कम्युनिटी की गाइडलाइन क्या होती है? देखो, कम्युनिटी का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि अलग अलग चीजों का इंटरेस्ट रखते हैं। तो यूट्यूब पे क्या है, एक कम्युनिटी है। फेसबुक पे क्या है, एक कम्युनिटी है। गेमर्स की एक अलग कम्युनिटी रहती है ना। तो कम्युनिटी के अंदर क्या है ना कि कुछ गाइडलाइंस एस्टेब्लिश की जाती है इंटरनेट पे, ताकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो सके। अब इंटरनेट देखो कोई भी चला सकता है, छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो बूढ़ा हो, ठीक है। तो उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आप कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते हो जो कि डिस्क्रिमिनेट करता हो, किसको, रेस को, कास्ट को या रिलीजन को। कि मतलब आपने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो कि रिलीजन के खिलाफ है या कास्ट में डिफरेंस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। सेकेंडली, आपको कोई भी इलीगल चीजों को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि वेपन हो गया, ड्रग्स हो गया, एडल्ट्री कंटेंट, ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करना, अपने को पोस्ट नहीं करना है, चाहे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया वेबसाइट। थर्ड चीज क्या है कि भैया आपको किसी को प्रोवोक नहीं करना है, कोई इंसान को या कोई ग्रुप ऑफ पीपल को कि वो हार्मफुल एक्शन ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फोर्थ, अगेन आपको किसी के पोस्ट पे हार्मफुल कमेंट नहीं करना है, कुछ एब्यूजिव नहीं बोलना है, ठीक है। ना ही उसे कुछ एब्यूजिव मैसेज करना है या कुछ हार्मफुल मैसेज करना है, क्योंकि साइबर लॉ अगेन कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी
गवर्न करता है। तो फिर अगर आप इन्फ्रिंग करोगे इसको कम्युनिटी गाइडलाइन को तो वापस दिक्कत में फंस सकते हो। अभी कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर के भी काफी बार स्टूडेंट्स मेरे से एक सवाल करते हैं कि आई हैव सीन समवन्स पोस्ट विच इज हार्मफुल फॉर कॉमन पब्लिक और हैव सीन अ पोस्ट विच प्रमोट्स इलीगल एक्टिविटीज, व्हाट शुड आई डू। कि अगर आप कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपने कुछ ऐसा कंटेंट देखा जो कि आपको लगता है कि लोगों के लिए हार्मफुल है, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो मैं यही बोलूंगा, जल्दी से उस पोस्ट को रिपोर्ट करो। माइट भी वो आपके लिए हार्मफुल ना हो, बट वो किसी और के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे ही आप रिपोर्ट करोगे तो वेबसाइट का जो ओनर है वो उस पोस्ट को रिव्यू करेगा, ठीक है। और आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी एनोनिमस रहती है, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। जिस भी पर्टिकुलर इंसान ने वो चीज पोस्ट की उसको नहीं बताएगा कि आपने उस पोस्ट को रिपोर्ट किया है, और वो तुरंत उस पोस्ट को रिमूव करेगा अगर आपने सही तरीके से रिपोर्ट किया है। अगर उसको लगेगा जेन्युइनली वो पोस्ट गलत था तो वो वेबसाइट ओनर उसको रिमूव कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड, जो पोस्ट का क्रिएटर था उसको भी माइट भी पेनलाइज कर दे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है अगर आप रिपोर्ट करते हो, और ये अपनी एक मॉरल ड्यूटी भी है क्योंकि अपने को कम्युनिटी को सेफगार्ड करना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्लेगरिज्म कैसे चेक किया जाता है। अभी इसके अंदर भी क्या होता है ना, प्लेगरिज्म चेक करने के दो टूल होते हैं, एक प्रीमियम होता है और एक फ्रीमियम होता है। अपन प्रीमियम यूज करेंगे, अपने को पैसा नहीं लगाना है, जल्दी से पहले आप चीजें सीखो उसके बाद प्रीमियम वर्जन लेना, ठीक है। और काफी बार रिक्वायरमेंट नहीं भी रहेगी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर या वेबसाइट्स पे, तो अपन प्रीमियम से ही काम चला लेंगे। अभी देखो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए क्या है ना, एक वेबसाइट है, काफी प्यारी वेबसाइट है जिसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स। आप गूगल पे सर्च करना, स्मॉल एसईओ टूल्स आ गया। अब ये देखो, ये पहला जो आ रहा है वो गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है, एड लिखा हुआ है ना, एडी। तो अपने कोर्स के अंदर है ये, जो अपन ने सेशन फर्स्ट में डिस्कस किया था, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन को स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाना है। इसके अंदर देखो प्लेगरिज्म चेकर आ रहा है, इस पे चले जाते हैं डायरेक्ट। काफी बार क्या होता है ना कि जैसे ये प्लेगरिज्म चेकर माइट भी 100% एक्यूरेसी नहीं बताएगा, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर 100% एक्यूरेसी बता देगा तो कोई इसका प्रीमियम वर्जन नहीं लेगा। बट अगेन अपने को वो कंटेंट यूज नहीं करना है। अगर उसमें 5% से ऊपर का प्लेगरिज्म आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कंटेंट कॉपीड है। तो अपन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कोई आर्टिकल उठाते हैं, चलो यहाँ से उठा लेते हैं विकिपीडिया से। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स है, टूल्स है प्लेगरिज्म चेकर के लिए, बट मेरे को ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इजी है। तो मैं स्मॉल एसईओ टूल्स ही यूज़ करता हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं माइट भी। तो मान लेते हैं कि ये अपन ने 2 पैराग्राफ कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यूज़ किए या फिर फेसबुक वगैरह कहीं पे डाले, तो ऑटोमेटिक देखो कितना प्लेगरिज्म आता है। ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करके दे देगा कि कितना कंटेंट कॉपी है। अभी स्मॉल एसईओ टूल्स का प्लेगरिज्म चेकर आप देख ही रहे हो, खुल चुका है। अपन ने गूगल से सर्च करके खोला था। अब यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हियर टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म कंटेंट, तो कॉपी अपन ने कर लिया था, अभी पेस्ट किया वो दोनों पैराग्राफ को। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, तो इस पर टिक करके और चेक प्लेगरिज्म कर सकता हूँ। अभी इसके अंदर देखो एक चीज कि फ्री का जो प्रीमियम है उसके अंदर आप 1000 वर्ड्स तक चेक कर सकते हो एक टाइम के अंदर। अपन ने 292 वर्ड्स कॉपी पेस्ट किए हैं। और प्रीमियम के अंदर क्या है ना कि आपकी ये वर्ड की जो लिमिट है ना वो एनहेंस हो जाती है। सेकंड, ये तो अभी मैं एक वेबसाइट आपको यूज करके बता रहा हूँ, अदरवाइज क्या होता है ना कि इसका स्मॉल एसईओ टूल्स का एक प्लगइन भी आता है जो काफी वेबसाइट ओनर्स कंपनीज क्या करती है ना, अपने वेबसाइट पे ही इंस्टॉल कर देती है इस सॉफ्टवेयर को। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक उस वेबसाइट का कंटेंट अगर कोई कॉपी करता है तो डायरेक्टली ये एडमिन को एक नोटिफिकेशन सेंड कर देती है कि फलाना वेबसाइट पे आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट हुआ है। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, इसलिए अपन को कंटेंट कहीं से भी कॉपी नहीं करना है, चाहे 1 लाइन हो या 2 लाइन हो, 1 लाइन भी कॉपी नहीं करना है। आप पढ़ो उस लाइन को और अपने शब्दों में लिख सकते हो, वो चलेबल है।
ऐसा भी नहीं करना है। एक स्टूडेंट मेरे थे जो कि कहते थे कि लाइक सर मैंने कंटेंट देखा और उसको कॉपी किया, इंग्लिश में था वो कंटेंट, और मैंने उसको गूगल के ट्रांसलेटर से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर का यूज करते हुए उस कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट करके क्या मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं। अगेन देखो, सारी वेबसाइट काफ़ी स्मार्ट है, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहती है, तो अगेन आप पकड़े जाओगे, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि फिर आपने हिंदी का कंटेंट कॉपी कर लिया है इनडायरेक्टली। तो और गूगल के ट्रांसलेटर्स भी है, तो आपको आइडिया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। कंटेंट कैसे भी हो आपको कॉपी नहीं करना है। अब देखो प्रीमियम है तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ ऐड आएंगे, तो नज़रअंदाज करना इसको। काफ़ी बार क्या होगा ना कि आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये यूनिक दिखा देगा आपको। अभी जैसे प्लेगरिज्म आ रहा है ना 42% और 14% यूनिक आ रहा है, तो काफ़ी बार क्या होगा कि ये वेबसाइट कुछ कंटेंट को यूनिक बता देगी, तो आप मेरे से बहस करने मत आ जाना कि सर यूनिक कैसे बता दिया। अरे भैया, अगर ये यूनिक नहीं बताएगा तो सामने वाले यूजर के मन में डर कैसे बैठेगा? वो प्रीमियम वर्जन फिर तो लेगा ही नहीं है अगर ये पूरा एकदम आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा तो। बट काफी बार क्या है ना कि आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट भी दे देता है। अभी जैसे प्लेगरिज्म इसने बता दिया 100% है और यूनिकनेस कितनी है 0%। अगर आप ये कंटेंट यूज करते हो तो आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, साइबर क्राइम है, प्लस आपकी वेबसाइट भी गूगल बैन कर देगा, डी इंडेक्स कर देगा सर्च इंजन से, तो आपको यूज नहीं करना है। अब देखो जो जो सेंटेंसेस आपने कॉपी किए थे वो रेड कलर की अंडरलाइन के अंदर आ चुके हैं। सेकंड, आप ये देख रहे हो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है कि सेंटेंस वाइज भी आपको रिजल्ट दे रहा है कि 14 मैचेस है 6 सोर्सेज से, मतलब 6 जगह ये आर्टिकल कॉपीड है। कहाँ कहाँ कॉपीड है वो सारा, या कहाँ कहाँ से आपने उठाया है इस आर्टिकल को, वो सारी चीज़ें दिखा देगा लाइन दर लाइन। विकिपीडिया सोर्स है, अपन ने यहीं से उठाया था, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी वेबसाइटें कॉपी कर रही है तो अब मैं भी कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। बाकी अगर कुएं में गिर रहे हो तो अपन को कुएं में नहीं कूदना है। ये चीज़ क्लियर हो गई प्लेगरिज्म वाली। प्लेगरिज्म चेकर कैसे यूज़ करते हैं, इसके काफ़ी सारे और भी टूल्स हैं जो कि अपन धीरे धीरे समझेंगे, जैसे रिवर्स इमेज सर्च। अब ये देख रहे हो ये वेबसाइट का प्लगइन है, आप चाहो तो इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, ताकि आपका कंटेंट कोई भी चोरी करेगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा था कि काफ़ी बार गूगल से भी लोग इमेजेस यूज करते हैं, तो कुछ भी इमेज सर्च करता हूँ मैं, जैसे माउंटेन इमेज। अब आप क्या करते हो, आप इसकी इमेजेस वाले सेक्शन के अंदर जाते हो और कोई भी माउंटेन जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी फोटो डाउनलोड करके और यूज कर लेते हो, है ना? आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखो गूगल तो आप सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लेता है। जैसे ही आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हो तो इमेज जो खुलती है उसके अंदर लिखा हुआ रहता है इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। आपने ये छोटी सी लाइन नहीं पढ़ी और आपने डाउनलोड करके इसको यूज कर लिया, तो गूगल तो क्लियरली साइड हो गया है कि भैया मैंने तो यूजर को बताया था बट यूजर ने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है? तो एट द एंड आप फंस जाते हो, आपको ऐसा नहीं करना है। अगेन इसके अंदर भी कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि देखो अब इमेजेस दो टाइप की होती है, या कोई भी कंटेंट दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, क्रिएटिव कॉमन कंटेंट, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, बस उसमें कुछ शर्त रहती है काफी बार की मॉडिफिकेशन करना रहता है, या आप कमर्शियल पर्पज से यूज नहीं कर सकते हो। सेकंड एक होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस के अंडर में। तो स्टैंडर्ड लाइसेंस के अंडर में जो कंटेंट रहता है वो तो आपको कभी यूज करना ही नहीं है। अभी मान लेते हैं कि आप बोलोगे कि भैया अगर ऐसा है तो फिर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो मतलब इंटरनेट पे कैसे काम करूंगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आर्टिकल तो देखो आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखने पड़ेंगे, या फिर आप पढ़ करके अपने शब्दों में लिख सकते हो। वीडियो भी बनाना है तो आप दो चार वीडियो देख करके और अपने हिसाब से बना सकते हो। सेकंड जो चीज़ रहती है इमेजेस की, तो इमेजेस यूज़ करने के लिए भी कुछ कुछ वेबसाइट्स है,
जहाँ से क्रिएटिव कॉमन इमेजेस मिल जाती है लाइक पिक्साबे वगैरह, तो आप वो सब इमेजेस की वेबसाइट यूज कीजिए और उसमें भी पढ़ करके यूज करना कौन सी आप इमेज यूज कर सकते हो और कौन सी नहीं, तो आप कभी भी कोई दिक्कत में नहीं फंसोगे। तो ये चीजें थी कॉपीराइट्स को लेकर के, कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर के, प्लेगरिज्म को लेकर के। तो अपन को इसके अंदर मतलब बहुत सावधानी रखनी है इंटरनेट पे काम करते वक्त, अदरवाइज जितना पैसा आप नहीं कमाओगे उससे ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी। तो अपन अपने सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर आपके पास में है, आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज जब भी हम कभी लाइव स्ट्रीमिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा, तो अपने डाउट्स वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। इन केस अगर आप लाइक बीकानेर में हो तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो, ओपन है आपके लिए। अदरवाइज आप बीकानेर से बाहर अगर रहते हो तो लाइव स्ट्रीमिंग पे अपन आपके डाउट्स सॉल्व कर लिया करेंगे। हम जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो आपको मैसेज कर देंगे लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक और टाइमिंग, तो आप उस टाइम पे आप जुड़ जाइएगा और जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अभी थ्योरेटिकल जितना भी सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। कल से अपन मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, कैनवा पे काम करना। अभी कैनवा पे काम करना क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि देखो फेसबुक और यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आपको डायरेक्टली अगर लेके जाऊंगा तो मैं एड्स कैसे सिखाऊंगा, एडवर्टाइजिंग कैसे सिखाऊंगा। आप खुद की फोटो डाल करके तो उसका एड रन नहीं कर सकते हो, तो आपको कुछ बैनर वगैरह डिजाइन करने पड़ेंगे, या यूट्यूब पे आप कोई वीडियो बना रहे हो तो आपको थंबनेल बनाना रहेगा, तो उसके लिए कैनवा आना जरूरी है। अभी कोई ये मत कहना कि फोटोशॉप क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, फोटोशॉप अगेन 6-7 महीने का कोर्स रहता है और अपना मेन एम डिजिटल मार्केटिंग है, ना कि फोटोशॉप एडिटिंग या फोटो एडिटिंग। तो अपने यूजेस के हिसाब से अपन कैनवा सीखेंगे और लोगो वगैरह भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।